आइए आज हम पढ़ते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है विषाणु या वायरस। हर वर्ष नीट के एग्जाम में इस टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन हर वर्ष आते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लें और कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो उसको सॉल्व करके जरूर आए। इसलिए स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम आइए पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक वायरस यानी विषाणु। विषाणु अगर इसका संधि विच्छेद किया जाए तो ये बनता है विष प्लस अणु, यानी कि ये हो जाएगा विषाणु। विष का मतलब होता है जहर के मॉलिक्यूल्स को हम वायरस कहते हैं। वायरस लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉइजन। पॉइजन को हम कहते हैं जहर या विष, यानी कि जहरीले अणुओं को हम विषाणु बोलेंगे। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है वायरस, और वायरस का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहते हैं। क्लियर? अब इस वायरस की डिस्कवरी के बारे में देखते हैं। किन लोगों ने, कौन कौन से साइंटिस्ट ने इसको देखा है, किसने इसकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी की है, किसने वायरस को क्रिस्टल की फॉर्म में कलेक्ट किया हुआ है, किसको नोबेल प्राइज मिला है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया, पोलियो के टीके का आविष्कार किसने किया, आइए एक बार देखते हैं। तो विषाणु विज्ञान को हम वायरोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर वायरस की स्टडी की जाती है, और ये लैटिन लैंग्वेज है जिसका मतलब होता है जहर। तो मैंने यहाँ पर विष और अणु दोनों अलग हो गए, तो क्लियर हम पता चल गया कि विषाणु क्या होते हैं। तो सबसे पहले 1892 में डीजे इवानोव्स्की नामक रूसी वैज्ञानिक रशियन साइंटिस्ट डीजे इवानोव्स्की ने देखा कि एक टोबैको प्लांट है, टोबैको प्लांट, और उस पर ये स्पॉट पड़े हैं जिसे चितेर रोग या TMV टोबैको मोज़ैक वायरस की डिजीज। लेकिन इसको क्लियर करने के लिए ये बैक्टीरिया से है या कौन से ऑर्गेनिज्म से है, तो उन्होंने इस इन्फेक्टेड प्लांट की लीव्स को के रस को निकाला। इवानोव्स्की ने इस प्लांट के अंदर जो भी था उसको रस के रूप में, इसके सैप के रूप में निकाला, और दूसरा एक जो हेल्दी प्लांट था, हेल्दी प्लांट, टोबैको का एक हेल्दी प्लांट, HEALT, हेल्दी प्लांट जो था, इवानोव्स्की ने इसको इस प्लांट के ऊपर फिल्टर करके, इसको जो भी इन्होंने इसका जूस निकाला या रस निकाला, उसको बायोलॉजिकल फिल्ट्रेट से बैक्टीरिया रेजिस्टेंट, जिससे कि बैक्टीरिया इसके अंदर पास ना हो, उस वाटर को, रस को निकाला, और उस रस को इन्होंने हेल्दी प्लांट, टोबैको के हेल्दी प्लांट पर जब इसको डाला तो देखा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट था बिल्कुल वैसे ही लक्षण इस हेल्दी प्लांट के ऊपर आ गए, और ये निष्कर्ष निकाला
कि कोई और एक चीज बैक्टीरिया से भी कोई छोटी चीज है जो इसमें से फिल्टर कर गई और उन्होंने हेल्दी प्लांट को इन्फेक्टेड कर दिया। तो ये हिस्ट्री देने वाले स्टार्टिंग में जो भी है वो है डीजे इवानोव्स्की। 1892 में रूसी साइंटिस्ट ने ये सबसे पहले अपना प्रयोग किया और बताया कि जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। तो अब कौन कौन से साइंटिस्ट ने इस वायरस के ऊपर अपनी स्टडी की है, तो किस किस साइंटिस्ट ने वायरस के ऊपर स्टडी की है, आइए एक बार देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग जो होती है वो है आपके रशियन बॉटनिस्ट जिनका नाम है डीजे इवानोव्स्की। 1892 में इन्होंने वायरस को सबसे पहले देखा था, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था। इसके बाद बीजेरिंग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में जो प्रयोग इवानोव्स्की ने किए थे और उन्होंने वायरस के बारे में जो कहा कि ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, तो उनके स्टेटमेंट को क्लियर किया बीजेरिंग ने। तो बीजेरिंग ने इवानोव्स्की ने जो कुछ भी कहा उसकी पुष्टि की और उस पर स्टैंप लगा दी 100% कि ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, अर्थात इन्हें वायरस कहते हैं। इसके बाद WM स्टैनले ने इन विषाणुओं को, वायरस को क्रिस्टल की फॉर्म में यानी कि पाउडर की फॉर्म में इसको इकट्ठा कर लिया और इस काम के लिए नोबेल प्राइज दिया गया कि यार ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम अलग से भी बना के रख सकते हैं, देख अलग से हमने बॉडी से निकाल के इसको किसी डब्बे में रख रखा है, क्रिस्टलीकृत कर रखा है। तो इस अचीवमेंट के लिए उनको WM स्टैनले को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके बाद FW टॉड ने एक और वायरस की खोज की जो जीवाणुओं को खा जाता है, जीवाणुओं को भी वायरस खा जाता है। तो ऐसे वायरस को उन्होंने बैक्टीरियोफेज का नाम दिया, बैक्टीरियोफेज वायरस। किसने डिस्कवरी की? FW टॉड ने। इसके बाद आता है डी हैरल ने 1915 में जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जिसपे सबसे ज्यादा स्टडी की जाती है, ये टैडपोल के आकार के जो होते हैं, ये आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट वायरस है, टैडपोल वायरस। ये तो T4 बैक्टीरियोफेज वायरस की स्टडी इन्होंने सबसे ज्यादा की। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो बीजेरिंग थे, बीजेरिंग ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब इनके स्टेटमेंट को इन्होंने क्लियर कर दिया इवानोव्स्की के, तो बीजेरिंग ने वायरस के ऊपर अपना स्टेटमेंट दिया कि इनको हम जीवित तरल संक्रामक यानी कि कॉन्टेजियम बीवम फ्लूइडम नाम दिया कि वायरस जो होते हैं वो जीवित तरल संक्रामक है, इन्फेक्शन फैलाते हैं। लास्ट है बोर्डे तथा डार्लिंगटन ने विषाणुओं को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा स्टडी की और इनको बताया कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हुए होते हैं, या कि ये डीएनए के भी हो सकते हैं और आरएनए के भी हो सकते हैं। तो ये साइंटिस्ट जिन्होंने वायरस के बारे में डिस्कवरी की, क्रिस्टल की फॉर्म में इकट्ठा किया, नए वायरस की खोज की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई ना कोई साइंटिस्ट जरूर आ सकता है, तो इसलिए आप इन सारे साइंटिस्ट को रट लीजिए। और कभी कभी कुछ चीजें रह जाती है, जैसे कि तंबाकू का बॉटनिकल नेम क्या होता है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है निकोटियाना टबैकम। निकोटियाना टबैकम तंबाकू का बॉटनिकल नेम होता है। अब आइए देखते हैं ऐसे 3 साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीन बनाई और काफी फेमस हुए। अब वायरस से रिलेटेड 3 साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीन बनाने का काम किया, इसमें
पोलियो का टीका, पोलियो वैक्सीन की खोज जे साल्क नामक साइंटिस्ट ने की। चेचक का टीका यानी चेचक की वैक्सीन बनाने का काम एडवर्ड जेनर, और रेबीज का टीका यानी रेबीज की वैक्सीन बनाने का काम लुई पास्चर ने किया। तो ये तीन जो साइंटिस्ट हैं, ग्रेट साइंटिस्ट, ये तीन जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने वैक्सीन बनाई। अक्सर इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इनके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स मैंने यहां पर आपके लिए लिखे हुए हैं। पोलियो वायरस की खोज, पोलियो वायरस की खोज करने वाले साइंटिस्ट लैंडस्टीनर तथा पॉपर है, जिन्होंने 1909 में इसकी डिस्कवरी की। अब लेओफ्लर तथा फ्रॉस्ट ने जर्मनी के पशुओं में खुरपका तथा मुंहपका, फूट एंड माउथ, यानी कि जो एनिमल होते हैं उनके मुंह में और पैरों में वायरस का एक इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से उस रोग को हम खुरपका तथा मुंहपका रोग कहते हैं। तो सबसे पहले जिन्होंने देखा उनका नाम है लेओफ्लर तथा फ्रॉस्ट, और ये कहाँ देखा था? जर्मनी के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, कैटल्स के अंदर देखा था। अब नेक्स्ट वन इज वॉल्टर रीड। वॉल्टर रीड ने क्या किया था? क्यूबा में मनुष्य के पीत ज्वर वायरस यानी येलो फीवर वायरस की खोज 1902 में की थी। वॉल्टर रीड ने येलो फीवर वायरस की खोज क्यूबा में मनुष्य के अंदर देखा था। इस डिजीज को, वायरस से होने वाली डिजीज को देखा। और लास्ट वाले जो पॉइंट है RAS, राउस सरकोमा वायरस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डिस्कवरी करने वाले साइंटिस्ट का नाम पेटन राउस। पेटन राउस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में इसकी डिस्कवरी की, लेकिन लोगों ने इनको इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो काफी समय के बाद जब 1966 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया, क्योंकि जो इन्होंने वायरस देखा था और बताया था कि वायरस की वजह से ही कैंसर के रोग हो जाते हैं, तो इस डिस्कवरी को उन्होंने सबसे पहले मुर्गी के अंदर कैंसर का पता लगाया था। तो इस आधार पर उस वायरस का नाम उनके नाम पर ही रख दिया गया, जिसको हम कहते हैं RSV वायरस। क्या नाम है? राउस सरकोमा वायरस। तो ये जो साइंटिस्ट हैं, और इससे पिछले वाला भी मैंने आपको बताया था, तो इतने सारे साइंटिस्ट, जब आप वायरस पढ़ें तो साइंटिस्ट को एक पेज पर लिख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और उनकी हिस्ट्री याद कर लीजिए, क्योंकि अक्सर डिफरेंट एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आता ही जरूर है वायरस के बारे में। तो अभी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से वायरस को पढ़ें। अब हम लोग पढ़ते हैं वायरस के लक्षण। विषाणुओं के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। विषाणुओं के बारे में क्या क्या कहा जाता है, क्या उनके कैरेक्टर है। सबसे पहले जो वायरस होते हैं वो सूक्ष्म संरचनाएं हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। नंबर 2, पूर्ण रूप से परजीवी है, यानी कि आप इसको ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहेंगे, टोटल पैरासाइट है। तीसरा, इनमें कोई भी कोशिकीय संगठन, सेल्यूलर ऑर्गन्स नहीं पाए जाते हैं। किसी प्रकार का कोई भी सेलुलर संगठन नहीं पाया जाता, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना राइबोसोम है, और डिफरेंट न्यूक्लियस भी नहीं, कुछ भी नहीं है। सिर्फ तो ये
सेल के अंदर नहीं रखे जा सकते, इसलिए इन्हें अकोशिकीय, नॉन सेल्यूलर भी कहा जाएगा। इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव भी नहीं है, इसलिए ये मतलब नॉन लिविंग में आ गए। तो ये जो आपने मेन कैरेक्टर देखे कि ये तो सबसे पहले प्रकृति में ये सूक्ष्म कणों के रूप में पाए जाते हैं। नंबर 2, ये टोटल ऑब्लिगेट है, पैरासाइट है, पूर्ण रूप से परजीवी है। इनमें सेलुलर ऑर्गन्स, कोशिकीय संगठन नहीं पाया जाता है और नॉन सेलुलर है, किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया है। जो विंटेकर ने जो 5 प्लांट्स को 5 किंगडम में डिवाइड किया हुआ है, उन 5 में से ना तो ये प्लांट है, ना ये एनिमल है, ना ये मोनेरा में है, ना प्रोटिस्टा में, किसी में भी इनको कैटेगराइज नहीं किया गया है। तो अभी इसका डिस्क्रिप्शन हुआ नहीं है क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर शो करते हैं। जीवित है तथा निर्जीव के बीच का लिंक है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक है। जब ये किसी की बॉडी में ये एंटर करते हैं तो ये लिविंग बन जाते हैं, और जब ये बॉडी से बाहर होते हैं तो ये नॉन लिविंग हो जाते हैं। क्लियर? इसलिए इनको लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का लिंक कहा जाता है। तो ये आप लोगों ने जो वायरस के जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वो आपने भी देखे कि ये वायरस सूक्ष्म होते हैं, बैक्टीरिया से थोड़े छोटे होते हैं, पैरासाइट होते हैं, और सेलुलर ऑर्गन्स इसमें नहीं होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं, और इनमें प्रोटोप्लाज्म और नहीं पाया जाता है, इसलिए ये जीवित भी नहीं है। इसलिए इनको जीवित तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु सजीव अथवा निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी कहे जाते हैं। तो इनमें सजीवों जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं और निर्जीवों जैसे लक्षण भी पाए जाते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंसेस के आधार पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लोआफ ने कहा कि विषाणु ही है, वायरस इज वायरस, यानी कि वो बीच का लिंक है, लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो लिविंग है तो वो किस प्रकार से है। अब फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सजीवों जैसे लक्षण क्या है। सजीवों में बहुत सारे कोशिकाओं में बहुत सारे कोशिका अंग पाए जाते हैं जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन वगैरह भी होता है। तो वायरस जो होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है। जब ये किसी लिविंग सेल्स के अंदर चले जाते हैं तो उसकी ये मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है उसको अपने कंट्रोल में कर लेते हैं, और उसको कंट्रोल में करते ही ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन संश्लेषण का काम करने के बाद ये अपनी ग्रोथ करने लगते हैं, संख्या को बढ़ाने लगते हैं, गुणन करते हैं। गुणन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जीवित कोशिकाओं में पहुंचने के बाद ये अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। इनमें जीन म्यूटेशन भी पाया जाता है। जीन म्यूटेशन का मतलब होता है उत्परिवर्तन, यानी कि किसी भी सेल के अंदर कोई चेंज आता है तो वो जीन के अंदर जब चेंज आ जाता है तो अचानक जो चेंज आएगा उससे हम बोलेंगे म्यूटेशन। तो ये जो वायरस होते हैं लिविंग बीइंग की तरह को शो करते हैं, यानी कि उनके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। तो ये लिविंग बीइंग
के कैरेक्टर आपने यहाँ पर देखे कि इनके अंदर जो लिविंग बीइंग के अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, वायरस के अंदर भी पाया जाता है। ये वैसे तो कोई भी क्रिया नहीं करते, लेकिन जब सजीव के अंदर जाते हैं तो उसकी मेटाबॉलिक क्रियाओं को अपने कंट्रोल में करके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाने का भी काम शुरू कर देते हैं। और फिर जब ये बना लेते हैं तो फिर अपनी संख्या को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। और जब सजीव कोशिका के अंदर कोई भी चेंज आता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो इसी प्रकार से ये म्यूटेशन भी शो करते हैं। तो ये सारे जो कैरेक्टर आपने भी पढ़े थे वो तो सजीवों के लक्षण है। निर्जीवों के कौन कौन से निर्जीवों जैसे लक्षणों को शो करता है, तो इसमें नंबर 1, जितने भी ऑर्गन्स सेल के अंदर जितने भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनमें से केवल 2 ही इसके अंदर होते हैं, जैसे एक प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये तो स्थायी संरचना होती है। दूसरा, इनको क्रिस्टल की फॉर्म में काफी समय तक रखा जा सकता है क्योंकि ये निष्क्रिय रहते हैं, निष्क्रिय होते हैं, ये निष्क्रिय होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। इनमें किसी तरीके की कोई भी उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी मेटाबॉलिक क्रिया नहीं होती है। इनमें किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। और अगर शरीर के बाहर ये रहते हैं तो स्वतंत्र रूप से ये पड़े रहते हैं और इनको काफी समय तक, काफी वर्षों तक इनएक्टिव फॉर्म में, निष्क्रिय अवस्था में इनको रखा जा सकता है। तो जब बाहर होते हैं किसी भी प्रकार की कोई क्रिया नहीं करते, लेकिन जब किसी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं तो फिर ये एक्टिव हो जाते हैं। इसलिए लोहाफ ने इनको कहा कि वायरस इज अ वायरस, विषाणु विषाणु ही है, अर्थात ये ना तो सजीव है और ना ही निर्जीव है। विषाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। तो अब हम वायरस का जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में देख रहे हैं कि वायरस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, उनका शेप और साइज कितना होता है। तो जो वायरस होते हैं उनके अंदर 94% प्रोटीन होता है और 6% न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो मैं जो ये बना रहा हूं बैक्टीरियोफेज वायरस, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो इसकी जो ऊपर की जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी है उसको कहते हैं कैप्सिड, जो प्रोटीन की बनी होती है। वायरस के बाहर का जो कवर होता है उसको कैप्सिड कहते हैं। तो कुछ वायरस के बाहर एक कवर और होता है उसको कहते हैं एनवेलप। तो ये 2 तरीके के वायरस हो गए, एक एनवेलप और दूसरा होता है नॉन एनवेलप। यानी कि कुछ वायरस के चारों ओर लिपोप्रोटीन का एक कवर होता है तो उनको हम एनवेलप वायरस कहते हैं, और जिनके ऊपर कवर नहीं होता है उनको हम नॉन एनवेलप वायरस कहते हैं। तो ये जो वायरस आप देख रहे हैं वो कैप्सिड है, प्रोटीन का कवर है और इसमें लगभग 94% प्रोटीन होता है। तो ये प्रोटीन जो है, इसकी कैप्सिड की एक यूनिट होती है, इसको कहते हैं कैप्सोमियर। कैप्सोमियर इसमें आप कैसे देखेंगे, तो ये जो आप टीएमबी जो वायरस आप जब ड्रॉ करेंगे तो उसमें टीएमबी वायरस इस तरीके से देखेंगे, ये टीएमबी वायरस है और इसकी ये वाला हिस्से को बोलेंगे कैप्सोमियर। तो बहुत सारी कैप्सोमियर, थाउजेंड्स के लगभग होती हैं, ये बहुत सारी कैप्सोमियर मिलकर बनाते हैं कैप्सिड। कैप्सिड इज ए कवर ऑफ प्रोटीन, जिसमें 94% आपका प्रोटीन होता है और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो एसिड है वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। ज्यादातर एनिमल्स के अंदर, एनिमल के अंदर डीएनए
पाया जाता है और कम संख्या में आरएनए प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। अब इनका स्ट्रक्चर कई तरीके के हो सकते हैं, शेप और साइज भी अलग हो सकता है। जैसे आपने ये बैक्टीरियोफेज वायरस देखा हुआ है, जीवाणु भोजी विषाणु, ये आपका टीएमपी वायरस है। और ये आप जो देख रहे हैं ये बहुत स्टाइलिश थोड़ा सा होता है, जिसे हम एचआईवी वायरस, ये गोल होता है, ठीक है। तो ये वायरस है, ये वायरस है, ये वायरस है। तो वायरस का कोई डेफिनेट शेप नहीं कि इसी शेप में होना चाहिए, तो उसके शेप अलग अलग हो सकते हैं। ब्रिक साइज का भी हो सकता है, ईंट की फॉर्म में भी हो सकता है, ये ब्रिक साइज का भी हो सकता है, क्रिस्टल की फॉर्म में भी हो सकते हैं ये वायरस, ठीक है। तो वायरस जितने भी हैं उनके अंदर दो चीजें बेसिकली पाई जाती हैं, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन का जो कवर होगा वो कैप्सिड होता है, ठीक है। कैप्सिड की जो यूनिट होगी उसको कैप्सोमियर बोला जाएगा। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, ये टीएमपी वायरस है, ये एचआईवी। तो ये एनिमल के अंदर है, ये बैक्टीरिया को खाने वाला है, और ये प्लांट के अंदर है। तो ये इनके अंदर डीएनए और आरएनए में से एक हो सकता है। अब यहाँ पर ये कैटेगरी आती है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड किस में पाया जाता है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंड किस में पाया जाता है, इसी तरीके से डबल स्ट्रैंड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, डबल स्ट्रैंड डीएनए, ये अलग अलग तरीके, इस आधार पर कौन कौन से वायरस में ये डबल पाया जाता है, किसमें सिंगल पाया जाता है, इस तरीके से इसको भी हम कैटेगराइज करेंगे। वायरस, सबसे छोटा वायरस जो होता है वो 17 nm से लेकर 350 nm तक होता है। तो सबसे बड़े वायरस का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है चेचक वायरस या पॉक्स वायरस, 350 nm का होता है। और खुरपका तथा मुंह पका यानी फुट एंड माउथ का जो वायरस होता है वो सबसे छोटा वायरस होता है। आपने काफी चीजें यहाँ पर देखी हैं, इसमें एक वर्ड और आता है, उसको बोलेंगे बिरियान। बिरियान क्या होता है, व्हाट इज बिरियान? तो विषाणुओं के स्वतंत्र कणों को हम बिरियान कहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो तीन चीजें आप के ध्यान में आती है। नंबर एक आता है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड आता है। दूसरा आता है कैप्सिड, और तीसरा आता है एनवेलप। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो तरीके के होते हैं, डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। डीएनए दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो दो धागे वाला डबल स्ट्रैंड, एक धागे वाला सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है। आरएनए डबल स्ट्रैंड में भी यानी दो धागे वाला, और सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाला भी हो सकता है। तो ये तो था न्यूक्लियर। कैप्सिड बॉडी पूरी कवर है, आवरण जिसका बना हुआ है वो कैप्सिड है, प्रोटीन का है, 95% है। और एनवेलप, एनवेलप का मतलब प्रोटीन विषाणु के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायरल एनवेलप, वायरल नॉन एनवेलप, ठीक है। नॉन एनवेलप वायरल और एनवेलप वायरल, जिनके चारों तरफ एक कवर पाया जाता है लिपोप्रोटीन का सजीवों की भांति, तो उसको हम एनवेलप वायरल बोलेंगे। जिनके चारों तरफ ये कवर नहीं पाया जाएगा तो उसको हम नॉन एनवेलप वायरल कहते हैं। डीएनए और आरएनए, तो जो वायरस होता है उनमें डीएनए भी हो सकता है और आरएनए, ये जेनेटिक मटेरियल इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो डीएनए कंटेनिंग वायरस ऐसे विषाणु जिनमें डीएनए होता है वो कौन कौन से हैं? और डीएनए भी दो तरीके का होता है, एक दो धागे वाला डीएनए और एक धागे वाला डीएनए। आरएनए भी डबल धागे वाला हो सकता है और सिंगल धागे वाले भी हो सकते हैं। तो डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है वो किन वायरसेस में होता है? तो पॉलीफेज वायरस जो होते हैं, जो इवन और ऑड, तो T2, T4, T6 इनमें पाया जाता है डबल स्ट्रैंड डीएनए। चेचक पॉक्स जिसे कहते हैं चिकन पॉक्स, उसमें डबल स्ट्रैंड। खसरा, मीजल्स, हार्पीज, साइनोफेज और एडिनो
वायरस जो होते हैं इनके अंदर डबल स्ट्रैंड यानी 2 धागे वाला डीएनए पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंड जिसमें एक धागे वाला एक कुंडली जिसे बोलेंगे किसमें पाया जाता है बैक्टीरियोफेज, और ये लैम्डा मल्टीप्लाई 174 कॉलीफेज नाम का वायरस, और ये कॉलीफेज S70 जिसमें सिंगल स्ट्रैंड वायरस पाया जाता है। तो डबल स्ट्रैंड आरएनए किन वायरसेस में पाया जाता है? जुकाम में, टिक फीवर, ट्यूमर प्लांट्स में, और रियो वायरस और राइस ड्वार्फ वायरस में डबल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। जबकि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है एक कुंडलित आरएनए वो इन्फ्लुएंजा, पोलियो, मम्स, इंसेफेलाइटिस या मस्तिष्क शोथ, येलो फीवर और रेट्रोवायरस प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। वायरसों का वर्गीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। तो एक होम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने वायरस को उनके होस्ट के आधार पर, अगर वो एनिमल में पाए जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं, अगर वो प्लांट में पाए जाते हैं तो क्या कहते हैं, और जो बैक्टीरिया के ऊपर पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। यानी होस्ट सेल के आधार पर होम्स ने वायरस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया और इनको ऑर्डर वायरस में जगह दी। तो आधार क्या है? होस्ट जीवों के आधार पर 3 कैटेगरी, एक है जूओफैगनी, सेकंड है फाइटोफैगनी, तीसरा है फैगनी। जूफैगनी, फाइटोफैगनी एंड फैगनी। जूफैगनी वो वायरस होते हैं जिनकी होस्ट सेल कोई एनिमल होती है, एनिमल वायरसेस कहलाएंगे। फाइटोफैगनी वो वायरस होते हैं जो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं जिनकी होस्ट सेल प्लांट की सेल होती है। और फैगनी वो होते हैं वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर रहते हैं और उसको होस्ट सेल के रूप में ऊपर स्टे करते हैं। तो इस तरीके से होम्स ने वायरस को ऑर्डर वायरस में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। वायरस का जो अगला पार्ट हमारा भी बचा हुआ है, बैक्टीरियोफेज वायरस, टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, एचआईवी वायरस, प्लांट्स में कौन कौन से रोग हैं, एनिमल्स में कौन कौन से रोग हैं। अगला जो कुछ भी हम पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे।